दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी डी एग्ज़ाम के तहत हिंदी को हम देख रहे हैं और उसमें आज हम देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम और वाच्य को। तो ये ऐसे टॉपिक है जहाँ हर एक टॉपिक से एक एक सवाल बनता है। तो 3 टॉपिक आप देखेंगे और 3 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। हम उन सभी बातों को देखेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा हमारी जीके जीएस की जो सीरीज चल रही है टॉप 26 टॉपिक की, नहीं देखी तो जा करके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इन सब के PDF आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संज्ञा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री राम ये एक नाम है, करनाल एक जगह है, वस्तु स्थान है, वन जो है वो एक तरह की जाति है, फल जो है वो एक तरह की वस्तु है और भाव एक तरह, ज्ञान जो है वो एक तरह का भाव है। तो ये 5 चीज़ें याद रखेंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, यही होती है संज्ञा। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो बनते हैं इनके भेद से, और उसमें भी खास करके जो एग्जाम्पल होते हैं वो किस तरह का एग्जाम्पल है वो पूछा जाता है। तो व्यक्तिवाचक जब संज्ञा देखते हैं, इसमें क्या होता है, किसी संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो। ठीक है, एक चीज़ ये भी याद रखेंगे, जब वस्तु या फिर स्थान का अगर बोध हो, कहाँ से, किसी विशेष व्यक्ति से, तो वहाँ पे होता है, मतलब कोई विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान हो, वो सब की सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ये भी आप याद रखेंगे। जैसे सीता एक व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रोहतक एक जगह है तो व्यक्तिवाचक। रामायण एक वस्तु है, गंगा, यमुना ये सब क्या है, एक स्थान है, एक तरह के वस्तु हैं कह लेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या कहे जाएंगे, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। आप ये मत समझिएगा कि गंगा नदी है, यमुना नदी है, रामायण तो एक पुस्तक है, रोहतक तो जगह है, तो व्यक्ति कहाँ हो जाएंगे, नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति आता है, वस्तु आता है, स्थान आता है। ठीक है, फिर आता है जातिवाचक संज्ञा में, जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग विशेष का बोध हो उसे जातिवाचक। यहाँ पे आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो जाति की बात की जा रही, तो ये वाली जाति नहीं की जा रही जो हमारे समाज में जातियाँ होती हैं हम सबकी, कास्ट। यहाँ पे इस जाति का मतलब कास्ट से नहीं है, ना ही उस वर्ग विशेष से है। ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं कि यमुना, ठीक है, गंगा, कावेरी, कृष्णा ये सब नदी हैं, तो नदी वर्ग हो गया एक, तो नदियों का वर्ग हो गया, और इसके तहत जो अन्य छोटी छोटी नदियाँ वो सब इसकी जातियाँ हो गई। तो ये आप समझेंगे यहाँ पे जातिवाचक का मतलब ये है। जैसे पुरुष, तो पुरुष जाति समस्त प्रकार की पुरुष जाति, छात्र छात्र जाति, नारी, गौ, ब्राह्मण, वृक्ष, नदी, राजा, पशु, मित्र। अभी हमने देखा था नदियों के नाम जो हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, लेकिन सिर्फ नदी अगर कही जाए, क्योंकि नदियाँ तो अलग अलग तरह की हो, तो वो कहीं ना कहीं जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। ठीक है, आप लोग इसके एग्जाम्पल एकदम रट लीजिएगा, जो भी दिए गए हैं बार बार इसको रिवाइज करते रहिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ते रहिए। फिर अगला है भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जिस संज्ञा से पदार्थ या व्यक्ति के गुण, दोष, व्यापार, दशा आदि के भाव का प्रकट हो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, बुराई, प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई, भलाई, ये सब भाववाचक संज्ञाएँ होती हैं। जैसे बचपन एक तरह का भाव है, बुढ़ापा भाव है, मिठास, बुराई, प्रसन्नता, घबराहट, लंबाई, भलाई, ओवरऑल जो गुण, देश, व्यापार, दशा आदि की बात हो तो होते हैं भाववाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा, जहाँ पे किसी संज्ञा शब्द से समुदाय का बोध हो, यानी कि एक समुदाय हो, कई सारे लोग हैं। जैसे कक्षा में कई लोग होते हैं। सेना, उसमें भी सेना में एक आदमी नहीं होता। भीड़, सभा, ये सब आते हैं समुदायवाचक में। फिर 5वां और अंतिम है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य या धातु का बोध हो, जैसे घी, तेल, हल्दी, लोहा, ये सब एक तरह की धातुएं मतलब द्रव्य होती हैं, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के विकार होते हैं लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो लिंग, वचन और कारक आपको पता है, हमने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में देखा थे 4 टॉपिक, उसमें हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। तो ये संज्ञाएं होगी, आप लोग बार बार इनके एग्जाम्पल्स को रिवाइज करते रहिएगा। अब अगला हम देखते हैं सर्वनाम को। ठीक है, अब सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो विकारी शब्द हैं उन्हीं को कहते हैं सर्वनाम। जैसे यह, वह, उसके, ये सब आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और वो लोग एग्जाम्पल देते हैं और फिर पूछते हैं ये कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए आए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अन्य पुरुषवाचक मतलब वह, यह, उसका, कोई। मध्यम पुरुषवाचक तुम, आप, तुम्हें। उत्तम पुरुषवाचक मैं, हम, हमारा। तो उत्तम में मतलब उत्तम मैं, मध्यम तुम, और अन्य में वे सभी। ये एक इसका फॉर्मूला होता है। तो जहाँ पे मैं, हम, मेरी बात आए वहाँ पे उत्तम, जहाँ पे तुम्हारी बात आए वहाँ पे मध्यम, और जहाँ पे अन्य लोगों की बात है तो वहाँ पे अन्य। ये सिर्फ आप याद रखेंगे, और ये सब होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर जब संकेत किया जाता है तो उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे यह, वह वहाँ खेल रहा है,
तो मैं किसी को इंडिकेट करते हुए अगर कहता हूँ कि वह पुस्तक वहाँ पे पड़ी हुई, वह वहाँ खेल रहा है, यह वहाँ जा रहा है, तो ये जो सब बातें हो जाती हैं ये निश्चयवाचक होती है। किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की ओर जब संकेत करके कोई बात बोली जाती है तो वो निश्चयवाचक होता है। फिर आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी सर्वनाम से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब कोई निश्चित बोध नहीं हो तो निश्चय, जैसे कोई कुछ, कोई गा रहा है, अगर मैं बोलूँ तो पता नहीं कौन गा रहा है लेकिन कोई ना कोई गा रहा है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कमरे में कुछ पड़ा है तो कुछ पड़ा, क्या पड़ा ये नहीं पता लेकिन कुछ पड़ा हुआ तो यह निश्चय वाली बात हो गई, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों द्वारा वाक्यों में आपसी संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक, यानी कि जब आपस में संबंध हो तो उसे संबंधवाचक समझ। जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो यहाँ पे एक संबंध प्रकट किया जा रहा है कि जो करेगा वही भरेगा, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी बैठ, तो जिसकी उसकी, इन वाक्यों में जो सो आता है, ठीक है, जिसकी उसकी आती है। इस तरह की जब बातें एक साथ लिखी हो तो यहाँ पे होता संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको मैं दोबारा रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि कम समय में आपकी क्लास हो जाए और आपको समझना यही सब चीज़ें। इसके एग्जाम्पल वगैरह देख कर बार बार रिवीजन करना अपने दिमाग में, ठीक है। और इसके बाद में प्रश्न वगैरह लगाने, तो वो मैं सब प्रश्न आपको, चूँकि अब पेपर थोड़ा आगे बढ़ गया तो मैं इसको कंप्लीट मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह कराऊंगे, हिंदी इंग्लिश सबकी अलग अलग, तो वो भी हो जाएंगी। और बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश की क्लास शुरू करिए, तो मैं आपको बता दूं 25 तारीख से आपको इंग्लिश की क्लास मिलने लगेंगी। तो आप लोग इसके बारे में टेंशन मत लो, अब एग्ज़ाम आगे बढ़ गया, मैं आपको कंप्लीट सारी चीज़ें करा दूंगा, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम में कोई प्रश्न किया जाए, ये तो एकदम सिंपल होता है। जैसे विद्यालय में कौन जा रहा है, तो कौन हो गया, तो ये हो गया प्रश्नवाचक। यह कलम किसकी है, इन वाक्यों में कौन किसकी कहकर आए तो वो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर छठा है निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता के अपने लिए किया जाता है, यानी कि निजी चीज़ के लिए किया जाता है, तो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना काम अपने आप करती है, तो वह अपना काम अपने आप कर रही है, तो सब अपने अपने ही है तो वो निजवाचक हो जाएगा। अपने अपने प्रश्न हल करो, तो अपने अपने की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा क्या, निजवाचक। यह अपना ही घर है तो निजवाचक है। अपना, अपने आप, अपने अपने, ये सब होते हैं जब, तो इन्हें कहते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। वेरी सिंपल है, बार बार इसको आप लोग देखें अच्छे से, इन सबको रिवाइज करते हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब तीसरा इसमें जो सेगमेंट है वो वाच्य का है। वाच्य से भी कभी कभार मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो बनेगा ही। अब वाच्य क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव किससे है, तो उसको वाच्य कहते हैं। इसके 3 रूप होते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनता है। जैसे कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्तव्यवाच्य क्या होता है, जिस वाक्य में कर्ता मुख्य और क्रिया कर्ता के लिंग वचन पुरुष के अनुसार हो उसे कर्तव्यवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो क्रिया है जाना, अब जा रही हैं और लड़कियां हैं, तो चूंकि इनका जो रही है, रहे हैं, ये जो क्या होगा, ये डिसाइड हो रहा है लड़कियों यानी कर्ता के आधार पे, तो ये हो जाएगा कर्तव्यवाच्य, ठीक है। मैं रामायण पढ़ रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लड़की होगा क्योंकि रही हूँ लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे कर्तव्यवाच्य। कुमकुम खाना खाकर सो गई, तो सो गई, सो गया नहीं है, तो कौन सो गई, कुमकुम। कुमकुम से डिसाइड हो रहा है गई होगा कि गया होगा, तो इन वाक्यों में जा रही, पढ़ रही, सो गई, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कर्तव्यवाच्य। सिंपल सा मतलब ये है, जब क्रियाएं कर्ता के अनुसार आए तो वहाँ होता है कर्तव्यवाच्य। अगला देखते हैं हम कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म जो है वो मुख्य हो और इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार उसे कर्मवाच्य कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मतलब है, इसमें कर्म मुख्य हो ना कि कर्ता। लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, तो इसमें जो कर्म है वो क्या है, बाजार। अब यहाँ पे हैं तो लड़कियाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे रही है नहीं है, क्योंकि इसमें कर्म मुख्य हो गया है। बाजार जाया जा रहा है तो बाजार के हिसाब से क्रिया लगेगी, तो वो हो जाएगा रहा है, ठीक है। मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, तो मैं कौन हूँ, पुरुष हूँ, लेकिन फिर भी रामायण पढ़ी जा रही, क्यों, क्योंकि इसमें कर्म है रामायण, रामायण के हिसाब से क्रिया बदल रही है, ठीक है, लिंग बदल रहा है। वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई, तो पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी गई वर्षा से। इन वाक्यों में पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई, ये क्रियाएं जो हैं इनका जो लिंग निर्धारण है, वचन निर्धारण है, वो कर्म के अनुसार हो रहा है, तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है भाववाच्य। जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो, ठीक है। क्रियाएं, जब हमने क्रियाएं आपको चैप्टर कराया था उसमें हमने आपको कर्मक सकर्मक सब क्रियाएं पढ़ाई थी, तो प्रीवियस वीडियोस हिंदी के जाकर देखें, मैंने प्लेलिस्ट बना दी सेपरेट, लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत शानदार तरीके से मैंने अलग अलग स्पष्ट कर दी थी, ठीक है। तो जब अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं, यानी क्रिया का जब भाव मुख्य हो तो उसे भाववाच्य। जैसे हमसे वहाँ नहीं ठहरा जाता, उससे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता, मुझसे शोर में नहीं सोया जाता। इन वाक्यों में ठहरा जाता, पढ़ा जाता, सोया जाता, ये सब कहीं ना कहीं भाववाच्य की क्रियाएं, उसके भाव प्रकट कर रही हैं कि वो वहाँ नहीं ठहर पा रहा है, उसका भाव है, वो पढ़ नहीं पा रहा, शोर में सोया नहीं जा रहा है, तो ये सब भाव जब प्रकट हों तो हो जाती है भाववाच्य।
तो भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तव्यवाच्य 3 प्रकार के वाच्य हो गए। हमने देख लिया वचन, सर्वनाम और संज्ञा को इस वीडियो में। तो बाकी इसी तरह हिंदी हमारी कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगी, 2-4 दिनों में। उसके बाद हम इंग्लिश की क्लासेस भी लगा देंगे। हालांकि 25 से आपको इंग्लिश की क्लासेस देखने को धीरे धीरे मिलने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए बाकी जीके जीएस वाली हमारी श्रृंखला देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।